प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आलोक मेहता, जी हां, आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री, उनके घर पर बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीटें देने के लिए तैयार हो गए? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद देने के लिए भी तैयार हो गए? आपको याद होगा कि कांग्रेस के तरफ से कई तरह की मांगे की जा रही थी। एक तो ये कि तेजस्वी सीएम होंगे, इसको लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग के बगैर तय नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह कही जा रही थी कि कांग्रेस को मन माफिक 70 सीटें चाहिए, कोई भी 70 सीटें नहीं। दरअसल पिछले बार का जो कांग्रेस के पास अनुभव है उसके हिसाब से कांग्रेस के भीतर भारी चिंता है कि अगर 70 सीटें दी भी गई और वो भी वैसी सीटें जहां महागठबंधन की हार तय है, तो वैसी सीटें कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कांग्रेस के तरफ से ये भी मांग किया जाता रहा है कि एनडीए की तरह 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो क्या डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से होगा? दरअसल जो आलोक मेहता के घर पर मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यह कहा जाने लगा कि विधानसभा में और विधान परिषद में विपक्ष एक है, एकजुटता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता कई जगहों पर दिखाई नहीं पड़ी। अगर हम आपसे कहें कि बीपीएससी से जुड़े आंदोलन में विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई पड़ा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आलोक मेहता के घर पर मीटिंग हुई, वाम दल के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे और खुद तेजस्वी यादव भी थे, और वहां पर यह तय हुआ कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो क्या महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया है? ये सवाल इस सवाल का जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ ओम प्रकाश अस्क जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रियदर्शी रंजन जुड़ रहे हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश अस्क जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये जो ऑल ऑफ सडन आलोक मेहता के घर में मीटिंग होती है और उसके बाद ये तय होकर के आता है कि तेजस्वी ही उम्मीदवार होंगे चीफ मिनिस्टर के, और इससे पहले कुछ ही दिन पहले अजीत शर्मा कहते हैं अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से हामी ना मिलने से पहले ये कैसे कह दिया जाए कि तेजस्वी ही सीएम होंगे? तो क्या मान लिया जाए कि 70 सीटों पर मामला तय हो चुका है? पंकज जी, सबसे पहले यह जानिए कि सीटों के बारे में कोई भी बातचीत कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के भीतर कौन करता है? प्रदेश स्तर के नेता नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के, जिनको शीर्ष नेतृत्व कहा जाता है और आला कमान की जहां परंपरा है, ये 2 लोग तय करते हैं। अगर विधायक एमएलसी को यह तय करना होता तो बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस कभी घोषित कर दिया गया होता और कहीं कोई आपत्ति नहीं होती किसी को। लेकिन संदेह कहाँ होता है? तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है और महागठबंधन बरकरार है बिहार में, इसमें किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि महागठबंधन टूटने की कोई खबर नहीं आई। बल्कि इंडिया ब्लॉक के बारे में जरूर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, अब वह खत्म हो गया। यानी महागठबंधन जो बिहार में है, जो वर्षों से चला आ रहा है, वो अभी कायम है और महागठबंधन पर किसी को संदेह भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि हाल के दिनों में जो 2 बार राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए, उसके पहले एक राष्ट्रीय सचिव भी उनके आए थे। राष्ट्रीय सचिव ने ही ये बात उठाई कि 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए और कांग्रेस का होना चाहिए। उन्होंने ही ये बात कही कि वो एक डिप्टी सीएम जो होगा वो
दलित कोटे का होगा और एक माइनॉरिटी कोटे का होगा। तो ये सब सवाल उठते रहे हैं। अभी कृष्णा अल्लावरू जो आए हैं प्रभारी बनके, उन्होंने भी यही बात कही कि हमको 70 सीटें चाहिए और वैसी सीटें चाहिए जो हम चाहते हैं। तो ये पेच तो अभी वहीं फंसा हुआ है, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। सिर्फ तेजस्वी के नेतृत्व पर हामी भर दी और प्रदेश स्तर के नेताओं ने भर दी। अजित शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, वो पुराने कांग्रेसी हैं और चीजों को जानते समझते हैं कि कांग्रेस में फैसले कहां से और कैसे होते हैं। जब सत्ता में कांग्रेस थी तो मुख्यमंत्रियों का फैसला कांग्रेस ही करती थी और दिल्ली से होता था। तो बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना, यह फैसला विधायक और विधान परिषद के सदस्य नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस का आला कमान करेगा। और आला कमान, अजित शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे लोग बैठ के इसको तय करेंगे। नहीं, और मुझे यही दिखता है। आप ठीक कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति में बिना लेन देन के बहुत कुछ तय तो होता नहीं है। अल्लावरू ये मैसेज देकर के चले गए कि अब कांग्रेस बी टीम है नहीं। मेरे पास जानकारी है कि कन्हैया बिहार पहुंचते हैं और बिहार जाकर के कहते हैं हमें 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कन्हैया का बिहार भेजने का मतलब ही है, और अगर कन्हैया पॉलिटिकली बिहार में एक्टिव दिखाई पड़ते हैं तो ये तो लालू प्रसाद को नागवार गुजरेगा, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस कन्हैया और पप्पू यादव का पीठ थपथपाती है तो कांग्रेस भी तो आरजेडी को भय दिखा रही है ना कि अगर आप मेरी बात नहीं माने तो हम भी अपना ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं। और मेरा ट्रम्प कार्ड कौन है? तो कन्हैया। मेरा ट्रम्प कार्ड कौन है? तो पप्पू यादव, जो अगर बिहार की जमीन पर उतरा, विधानसभा चुनाव में उतरा, तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति में लेन देन पर्दे के पीछे होता है, तो कल तक जो कांग्रेस एक डिफरेंट पोस्चरिंग दे रही थी, वो आज कैसे मान गई कि नहीं, तेजस्वी हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? क्या प्रदेश के नेताओं को ऊपर से मैसेज आ गया कि अभी फिलहाल आप तेजस्वी को नेता मान लीजिए, अभी कोई इस बात को लेकर के मत उठाइए, आगे हम देखेंगे? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए पंकज जी, ऐसा कोई मैसेज मुझे नहीं लगता कि अभी आया होगा, और मैसेज आएगा भी तो बड़े स्तर से आएगा, वो छोटे प्रदेश स्तर की इस तरह की बैठकों से नहीं निकलेगा। ये कुल मिला के जो मुझे समझ में आता है कि विधान परिषद और विधान सभा के जो सदस्य हैं, यानी विधानमंडल के जो सदस्य हैं महागठबंधन के, उनकी यह बैठक थी और उसी बैठक में ये बात चली होगी, बात आई होगी, और तेजस्वी यादव के नाम पर कभी आपत्ति भी नहीं थी। पिछली बार भी महागठबंधन ने उनको नेता माना था, उनको ही सीएम फेस बना के 2020 का चुनाव लड़ा था। इस बार भी उनके फेस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वो सीएम फेस होंगे। मूल सवाल सीटों का है, और सीटों के लिए ही वो चाहे कृष्णा अल्लावरू बोले या राहुल गांधी या संकेत दे जाएं, या संकेत मतलब जो दिल्ली और हरियाणा में हुआ वो एक तरह का संकेत है बिहार के लिए, इसलिए मैं संकेत की बात करता हूं, या कन्हैया आके 243 की बात कर जाएं, या पप्पू यादव भी करते हैं कि हमको कांग्रेस को अब बी टीम की तरह काम नहीं करना होगा, उसके नेतृत्व में भी चुनाव हो सकता है। ऐसी बातें आती रही हैं। सीटों का सवाल अभी उलझा हुआ है दोनों ओर से। ये पब्लिक को मैसेज देने की एक कोशिश है तेजस्वी यादव की ओर से कि हम लोग एकजुट हैं, कोई भ्रम नहीं है। इसलिए कि जो आलोक मेहता मंत्री है वो भी तेजस्वी यादव के ही मंत्री रहे हैं, उनकी ही पार्टी के हैं। तो इस तरह से चीजों को एक मैसेज है जनता के बीच कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव सीएम है, महागठबंधन एकजुट है। कांग्रेस के बारे में जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं निराधार हैं। और खास करके अजित शर्मा जो 2 दिन पहले जिन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद से लोगों को थोड़ी गंभीरता समझ में आई थी। बाकी पप्पू बोलते हैं या कन्हैया बोल गए, उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन अजित शर्मा पुराने नेता रहे हैं और विधान परिषद में, नहीं, ठीक है, विधानमंडल में। ठीक है। मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, फिर हमारे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 61 से 90 के पीरियड को खराब कहा, एक तरह से आपको याद होगा विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया और कहा 61 से 90 के पीरियड में 22 सरकारें बदली और उसके बाद 5 बार राष्ट्रपति शासन रहा। तो
तो मतलब 61 से 90 29 साल में अगर 27 सरकारें अदलती बदलती हैं तो किसी राज्य का तरक्की कैसे हो सकता है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो जिम्मेदार कांग्रेस ही थी। फिर यही तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो लोग 61 से 90 तक मलाई खाए उनके ही बच्चे अब बीजेपी और जेडीयू में जाकर के मलाई चांप रहे हैं। खाया नहीं शब्द यूज किया था, मलाई चांप रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो कांग्रेस पर अटैक था वो कांग्रेस नेताओं के बीच में सही रूप में गया होगा? क्योंकि बिहार की दुर्दशा के लिए वो अपने पिता पर लगे आरोप को डिफ्लेक्ट कर दे रहे थे कांग्रेस की तरफ कि ये उसी समय से स्थिति बदतर है। तो आपको लगता है कांग्रेसियों ने ठीक ढंग से लिया, या आपको ये लगता है कि कांग्रेसी ये मानते हैं कि बिना तेजस्वी के लड़ाई नहीं जा सकता, हमारी ताकत है नहीं, इसलिए सीट के लिए बार्गेन कर लो और उनके पीछे डब्बे की तरह लगे रहो? ये दोनों बातें सही हैं पंकज जी, अपनी अपनी जगह पर दोनों बातें सही हैं। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की जो स्थिति रही है उसमें यह भी तय है, सत्य है कि आरजेडी के बिना कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कर नहीं पाएगी। अब राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना को खारिज किया, वो जाति जनगणना तो लालू यादव और तेजस्वी यादव का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उन्हीं के दबाव में, बल्कि सच ये है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ही इसकी शुरुआत हुई और पहला डेलीगेशन गया दिल्ली, सर्वदलीय डेलीगेशन, फिर बाद में नीतीश कुमार ने फैसला लिया और उन्हीं की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में ही जाति जनगणना कराई गई। तो जिसको लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं तेजस्वी कि हमने जाति जनगणना कराई, हमने उसी आधार पर रिजर्वेशन का हम लोगों ने कोशिश की, उसको राहुल गांधी ने एक झटके में खारिज कर दिया कि वो फेक है, फर्जी है। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं, छद्म युद्ध जो होता है, पीछे पीछे सामने नहीं आके एक दूसरे का कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी लगभग कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया, राहुल गांधी ने आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। ये काम तो दोनों लोगों ने किया, हालांकि कांग्रेस भी उस समय महागठबंधन सरकार में शामिल थी जब जाति जनगणना हुई थी। तो अपनी ही सरकार के फैसलों के, अपने ही साथी दलों की आलोचना में सीधे सीधे नहीं करके घुमा फिरा के बातें हो रही हैं। लेकिन कुल मिला के ये खेल सीटों को लेके है। सीटें 70 से कम होनी है, ये भी कांग्रेस को पता है, और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए इसके दबाव में ये कोशिश हो रही है। जी, ये कोशिश हो रही। लेकिन मेरे पास एक जानकारी है श्याम किशोर चौबे जी। डॉक्टर संजय भी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर संजय। मेरे पास एक जानकारी है श्याम किशोर चौबे जी कि अब कांग्रेस 2029 की लड़ाई लड़ रही है। कन्हैया और पप्पू यादव को यही पैगाम दिया गया है, 2029 की तैयारी कीजिए। और इसी को दिमाग में रखते हुए कांग्रेस दिल्ली में भी उतरी थी, और इसी को दिमाग में रखते हुए कांग्रेस अन्य जगहों पर भी प्रयास करेगी जहां कांग्रेस को लगता है कि उसके ही कॉस्ट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी हैं, उनके ही वोटर्स के दम पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी हैं, इसलिए हम अपनी खोई हुई जमीन को वापस करें। आपको नहीं लगता श्याम किशोर चौबे जी, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट का एक कॉम्बिनेशन होता था और कांग्रेस उसको लेकर के आगे बढ़ती थी? अगर कांग्रेस फिर से आरजेडी की पिछलग्गू बनी रहती है तो बिहार में कांग्रेस का भला हो सकता है क्या? जैसे दिल्ली में भले ही कांग्रेस को कुछ नहीं मिला हो, पर अरविंद केजरीवाल एक बार सत्ता से हट गए तो दूसरी बार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद कर सकते हैं कि हम सत्ता में आ सकते हैं, हम एक पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं। और हमने देखा कि जितनी खुशी बीजेपी में थी उससे कहीं कम खुशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं थी दिल्ली में। तो आप बिहार को लेकर के क्या देखते हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। दिल्ली और बिहार की तुलना नहीं की जा सकती है। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार थी और इधर कई वर्षों से चली आ रही थी, और जब इंडिया ब्लॉक बना तो उसमें भी ये अरविंद केजरीवाल टेढ़ी मेढ़े रास्ते से चलते थे, टेढ़ी मेढ़ी चालें चलते थे, कभी हाँ करते थे, कभी ना करते थे। जब उनको जरूरत पड़ती थी तो चाहते थे कि
इंडिया ब्लॉक उनकी मदद करे और जैसे उनका काम सधा उसके बाद टेढ़ा टेढ़ा चलने लगते थे। तो वहां पे उनको हराना, और वहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस के चलते वहां आप सरकार की हार हुई, आप पार्टी पस्त हुई, तो उसका फायदा कांग्रेस को इन द लॉन्ग रन मिल सकता है, ये संभव है। लेकिन बिहार में ये किस अरविंद केजरीवाल को हराएंगे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव तो सत्ता में है नहीं। दूसरी बात कि बिहार की पॉलिटिक्स का तौर तरीका और दिल्ली की पॉलिटिक्स का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। दिल्ली का पॉलिटिक्स का तरीका एलिट क्लास का है, यहाँ पे एकदम रूरल क्लास का है। घोर जातीय बंधन में बिहार जकड़ा हुआ है, शुरू से जकड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस ये सोच के कि तेजस्वी की सीटें कम हो जाएं, मान लीजिए कम हो गया, तो कांग्रेस को क्या मिल जाएगा? जाहिर बात है कि नीतीश कुमार फिर दोबारा आएंगे, या नीतीश कुमार आवे चाहे ना आवे, एनडीए दोबारा आएगा, तो इनके लिए तो वो कष्टप्रद होगा ना। ऐसी स्थिति में मतलब ये कोई A+B होल स्क्वायर वाला सवाल तो नहीं है ना। राजनीति के समीकरण जगह जगह बदलते रहते हैं, राजनीति की चाल ढाल भी जगह जगह बदलती रहती है। जैसा कि आप पहले कह रहे थे, तो ये ओम प्रकाश जी ने सही कहा कि केवल सीटों का भी पेच है। और इंडिया ब्लॉक का गठन, सबसे पहली बात तो कि स्टेट पॉलिटिक्स के लिए हुआ नहीं था, उसका उसमें कहीं जिक्र नहीं था। यह था कि जहां जैसे हो जाएगा हो जाएगा। अदरवाइज वो सेंट्रल इलेक्शन के लिए, संसदीय चुनाव के लिए था, जो बीच में ही दरका, कई लोग भागे, कई लोग जुटे। तो अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, एक बहुत पुरानी कहावत है संस्कृत की, संघे शक्ति कलियुगे। तो हरियाणा और दिल्ली से तुलना न करें, तो यहाँ पे इनको मिलके लड़ना होगा, और मेरे ख्याल से मिलके ही लड़ेंगे। ये अलग बात है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को प्ले कराया जा रहा है, इसलिए कि बिहार में इस तरह के लीडर कांग्रेस के पास वर्चुअली नहीं है। उस स्थिति में ये कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात है कि इनके जो अभी बड़े भाई की स्थिति में है आरजेडी को ये दोनों लीडर पसंद नहीं है। तो आगे चल के मेरे ख्याल से 1-2 महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कन्हैया और पप्पू यादव किस हैसियत में रहेंगे। पप्पू यादव तो कहते रहे हैं, अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि भाई अगर उनको कमान सौंप दी जाए और अकेले कांग्रेस को लड़ा दिया जाए तो सत्ता में आ सकती है, अदरवाइज बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। तो वो नेताओं की बातचीत बड़ी अजीब होती है। एक तुलसीदास की एक चौपाई है ना, हसब ठठाई फुलाई गालू। बाकी चीजों के लिए वो भले ना संभव हो, लेकिन पॉलिटिक्स में ये संभव होता है, और हमेशा संभव होता है, हर रोज संभव होता है। चलिए, मैं एक बात मैं कह दूं जी, कि संघ मतलब संगठित, मतलब कई संगठन अगर एक साथ ना हो तो क्या स्थिति होती है। आप देखें, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के पास 303 सीटें थी, बहुत अच्छी पोजीशन में थी। इसके बावजूद 30, 35 या 37 दलों का संगठन लेके बीजेपी चली ना भाई। तो वो इनको करना पड़ेगा। हमारी समझ से यहाँ पे टूट की संभावना क्षीण है, अब हो जाए तो नहीं कह सकते। नहीं, चलिए एक बात आपने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया। मैं चाहता हूं ये सवाल ओम प्रकाश अस्क जी से ले लूं, फिर मैं जाऊंगा अपने 2 पैनलिस्ट के पास। ओम प्रकाश अस्क जी, ये बताइए कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का कार्ड कांग्रेस खेलने की योजना बना रही है क्या? आप देख पा रहे हैं कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव? इसकी संभावना है क्या? क्योंकि इसकी भी चर्चा बड़ी तेजी से दिल्ली से लेकर के बिहार के भी कुछ पॉकेट्स में हो रही है। मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस चुनाव में उतारेगी। वो आए जब बिहार के दौरे पर अभी हाल के दिनों में, तो सबसे पहले अपने पुराने कंस्टिट्यूंसी या अपने गांव बेगूसराय गए, और बेगूसराय में लोगों से मिलके वहीं उन्होंने 243 सीटों वाली बात भी कही थी कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी। ये यानी जिस तरह से नेशनल कमेटी में हैं कन्हैया कुमार,
उनकी बात ज्यादा अथेंटिक हो सकती है, उनका संकेत या उनकी स्ट्रेटजी जो रही हो, वो ज्यादा जानते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बिहार चुनाव के संदर्भ में। इसलिए उन पर दाव लगा सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस अगर उन पर दाव लगाती है तो ये मान के चलिए कि आरजेडी से उनकी अनबन तय है कांग्रेस की, और फिर कांग्रेस ने कोई दूसरा फैसला ले लिया है। क्योंकि कन्हैया और तेजस्वी यादव के बीच का 36 का आंकड़ा कई बार बिहार में उजागर हो चुका है। रिसेंटली हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही एक कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहारों का शायद वो था, उसमें तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि थे, उनको जाना था, कन्हैया भी को भी जाना था, कन्हैया पहुंच गए, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तो इस तरह से ये 36 के रिश्ते तेजस्वी और कन्हैया के बीच में चलते रहते हैं। कन्हैया जब सीपीआई के उम्मीदवार बने बेगूसराय में संसद के लोकसभा के, तो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो इस तरह से आरजेडी कन्हैया को कहीं से पचा नहीं पाता है, ये अभी तक तो स्पष्ट हुआ है। और कन्हैया अगर आते हैं तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने साफ साफ अपना मन बना लिया है, कांग्रेस ने अलग चलने। अपना मन बना लिया। पर क्या आप जी। कहीं देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो श्याम किशोर चौबे जी कह रहे थे? पप्पू यादव के बारे में ये चर्चा है, और पप्पू यादव इस मामले में कैपेबल भी हैं। आज भी पप्पू यादव भले पूर्णिया के सांसद हों या पूर्णिया मधेपुरा से अभी उनकी राजनीतिक जमीन रही हो, लेकिन पैन बिहार अगर किसी की चर्चा हो, किसी पॉलिटिशियन की, तो जिस तरह से हम लोग प्रशांत किशोर का नाम सुन रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम सुन रहे हैं, जिस तरह से कन्हैया की चर्चा कर रहे हैं, उस तरह से पप्पू यादव के नाम की भी चर्चा होती है। ठीक है। हर आदमी पप्पू यादव का नाम जानता है। चलिए जी। चलिए चलिए डॉक्टर संजय, पप्पू यादव अक्सर अपना नाम आगे करते रहते हैं। राहुल गांधी आए थे, तब भी पप्पू यादव मिलने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह ने ऐसा राजनीतिक पेंच खेला कि पप्पू यादव मिल ही नहीं पाए। और पप्पू यादव को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है और कन्हैया चुनाव लड़ते हैं, तो आपको लगता है आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस बरकरार रखेगी? देखिए, अभी आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को तो आरजेडी की जरूरत है, इस बात को समझना हो। पहली बार मैं बिहार में देख रहा हूं कि प्रमंडल वाइज कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। अब अलका लांबा दिल्ली में है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, और उनको जिम्मेवारी दे दी गई है शाहाबाद की, कि आप शाहाबाद देखिए। ये जो अल्लाह बरू आए हैं, इनको जिम्मेवारी दे दी गई है मगध और मिथिला की, कि मगध और मिथिला को आप देखिए। सीमांचल की जिम्मेवारी शाहनवाज को दी गई है, जो कांग्रेस के प्रभारी बन के आए हैं। अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको जिम्मेवारी दी गई है चंपारण की, वो पूर्वी चंपारण का इलाका हो या पश्चिमी चंपारण का इलाका हो। और कहा गया कि जाकर के जरा देखिए, अपनी जमीन तो देखिए। ठीक है, आलोक मेहता के घर पर गठबंधन की बैठक होती है आज, और उस बैठक में वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी के लोग रहते हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत बैकफुट पर जाने की स्थिति में इस बार मुझे नहीं दिखती। ठीक है, वो उनके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें नहीं आएंगी, ये तो अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। लेकिन आप कई बयानों को जब आप एक साथ क्लब करें, चाहे वो शाहनवाज का बयान जो डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, फिर बयान तारिक अनवर का बयान, पहले कांग्रेस तय तो कर ले कि गठबंधन में चुनाव लड़नी है या आपको अकेले लड़नी। प्रतिमा दास जो इनकी विधायिका है, उनका बयान कि भाई नेता लोग तो टिकट ले करके निकल जाते हैं, कार्यकर्ता चुपचाप देखते रहते हैं, और ऐसे में पार्टी खड़ी हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर जो बयान आए अजीत शर्मा का, जिनको कहा गया कि इनके बयान का कोई मतलब नहीं है, सब आला कमान तय कर देंगे। और चूंकि लालू प्रसाद जी ने नालंदा की सभा में कह दिया था कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको आपको एकजुट हो जाना है, वोट कर। तो कांग्रेस अभी जमीन तैयार कर रही है। और कृष्णा अल्लाह बरू के बारे में मैं आपको बता दूं, वो आकर के कह गए कि मैं बी टीम नहीं हूं, मैं ए टीम हूं। वो उनके बयान को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हमको क्यों आप लोग बी टीम मान करके चल रहे हैं, हम ए टीम है।
तो कांग्रेस इतना जल्दी सरेंडर कर जाएगी, कुछ भी सीट इनको दे दी जाएगी, क्योंकि एक मुस्लिम वोटों का जो ओरिएंटेशन बढ़ा है कांग्रेस की तरफ, इससे कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो और बिहार में भी इस बात की समझ है। ऐसा नहीं था कि ये जो माई समीकरण था आरजेडी के साथ बाई इलेक्शन में बिहार में नहीं था। ये माई समीकरण जब शंकर सिंह चुनाव जीत रहे थे रुपौली से तो वहां नहीं था। ये माई समीकरण पप्पू यादव जब पूर्णिया से सांसद बन रहे थे उस समय नहीं था। आखिर तेजस्वी को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई कि चलिए आपको जिसको इच्छा हो वोट कर दीजिएगा लेकिन इनको वोट मत कीजिएगा। तो ये सारे समीकरण पर भी नजर है कांग्रेस की कि वो समीकरण कितना इंटैक्ट है, कितना ये है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस अभी पोस्चरिंग करेगी सीटों के बंटवारे तक। ठीक है, वो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने में कहाँ कोई दिक्कत है। अब कल तो अजीत शर्मा बोल रहे थे या और भी लोग बोल रहे थे कि भाई अगर जिस पार्टी की सीट की संख्या अधिक हो जाएगी, विपक्ष ने तंज भी कसा कि हाँ इन दोनों को 20-22 सीटें आएगी। अब इसमें 22 सीट में जिनको अधिक आएगी तो वो कहेंगे ही कि हम ये होंगे। लेकिन कांग्रेस इस बार अगर हो सकता है कि परिस्थितियां बने तो कांग्रेस अकेले भी मैदान में बिहार में मैदान में बिहार में उतर सकती है। प्रियदर्शी रंजन, ये बताइए, अल्लावरू, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, ये सब चेहरे अगर सामने दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। मतलब कांग्रेस आरजेडी के साथ चलने को तो तैयार है, लेकिन अब आरजेडी की बी टीम बन करके नहीं, कांग्रेस अपनी जमीन भी तैयार करेगी, अपना संगठन भी मजबूत करेगी और खोया हुआ जमीन भी वापस पाने का प्रयास करेगी। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अब कांग्रेस 2029 के लिए तैयार हो रही है। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को समझा दिया है कि 2029 में बेहतर करना है तो आपको बिहार में बेहतर होना पड़ेगा, यूपी में बेहतर होना पड़ेगा, केवल दक्षिण से काम नहीं चलेगा। और यहां बेहतर होने के लिए दिल्ली में बेहतर होना होगा, पंजाब में मजबूत होना होगा। तो इसके लिए आपको एक अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी की बी टीम बनकर के चलते रहिए और अपना जनाधार खोते रहिए सिर्फ इस नाम पर कि भाई बीजेपी को हराना है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में चाल चल रही है जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, वही चाल कांग्रेस चल रही है आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। हालांकि चूंकि कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी नहीं है बिहार में, इसीलिए उस तरीके का इनका मामला नहीं बन रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेशर दिया और देखिए 2-4 दिनों में, 2-4 दिन के भीतर जो जो बयान आए थे सबका काट हो गया और महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि नहीं, हमारे चेहरा नीतीश, ये माफ करिएगा, तेजस्वी यादव ही होंगे। तो इस लिहाज से देखिए कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाएगी, हाइप जरूर क्रिएट करेगी लेकिन प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगी महागठबंधन के भीतर, इतना तय है। और जब तक अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं तब तक यकीन मानिए कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इतिहास के पन्नों में भी देखिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच रिश्ते सामान्य तब नहीं रहे हैं जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी से इधर चला गया है, दूर चला गया है। आप अनिल शर्मा का ही देख लीजिए, अनिल शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के तो आरजेडी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष आए और जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उन लोगों ने आरजेडी के साथ तालमेल मिलाकर के चलना ही मुनासिब समझा। और आज जो अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ तालमेल मिलाकर के ही चला जाए। हालांकि इन चीजों के बीच जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं उसमें भी दम है कि आरजेडी, ये कांग्रेस के भीतर कुछ खेमे बंदी हुई है। कन्हैया कुमार दिल्ली को कन्विंस करने में, दिल्ली कांग्रेस को कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं शायद, कि अगर बिहार की राजनीति या यूं कहिए कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति आपको करनी है तो कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिहार से आप उत्तर प्रदेश को भी जोड़िए। उपचुनाव जो हुआ था 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी का समर्थन बाहर से जरूर दिया लेकिन साथ में जाना मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली का प्रकरण उसी तरीके से है। हट पर अगर आम आदमी पार्टी भी थी तो हट पर कांग्रेस भी थी कि नहीं, हमें अपना स्ट्रेंथ मजबूत करना है। बिहार में उसी तरीके से शायद कांग्रेस करना चाहती है। लेकिन जो लोग पप्पू यादव का जिक्र करते हैं, पप्पू यादव
पर शायद कांग्रेस उतना भरोसा नहीं कर रही है। इस बार राज्यसभा का टिकट मिले उनकी पत्नी को कांग्रेस से या नहीं भी मिले, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हाल के दिनों में आप देखिएगा पप्पू यादव इधर उधर घूम रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, हेमंत सोरेन पर भी डोरे डाल रहे हैं, लगातार उनसे मिलजुल रहे हैं। तो कांग्रेस में पप्पू यादव की स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। इसीलिए पप्पू यादव को लेकर के बहुत बात, पप्पू यादव की बातों पर बहुत ये नहीं है कांग्रेस में। लेकिन हाँ, कन्हैया का वेटेज है, सेंट्रल कमेटी में है। अक्सर जो अभी बैठे हुए थे वे भी बता करके गए कि कन्हैया सेंट्रल कमेटी में, कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी में, और कांग्रेस में कुछ हो ना हो, इतना जरूर है कि जो कमेटियां होती हैं उनकी बातों को सुना जाता है। और जिस तरीके से कमेटियों जो केंद्र स्तर के तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वे तमाम लोग लालू परिवार के विरोध में ही एक तरीके से जा रहे हैं। बहुत खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में भी नहीं जा रहे हैं, या वैसी स्थितियां प्रकट कर रहे हैं जिससे आरजेडी असहज हो। तो तमाम जो इधर उधर की बातें निकल करके कांग्रेस से आ रही हैं, वो नटसेल में ये है कि कांग्रेस चाहती तो है कि अपने बूते खड़ा हुआ जाए, लेकिन कैसे, अभी कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला नहीं है, ये आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सवाल है जमीन तैयार करेगी तभी तो फॉर्मूला आएगा ना। श्याम किशोर चौबे जी, आप ये देख पा रहे हैं, जैसा कि प्रियदर्शी रंजन कह रहे थे, अपनी पत्नी के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे उनसे बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी के करीब कन्हैया है और पप्पू यादव प्रियंका गांधी के करीब हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कन्हैया भी प्रत्याशी हों, और अगर उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया जाए। क्या ऐसा संभव होता देख पा रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी? मैं तो देख पा रहा हूँ, बहुत संभव है। देखिए, पप्पू यादव का जब जिक्र आया तो आप देखिए, अभी हाल में झारखंड में चुनाव हुए अक्टूबर नवंबर में और अक्टूबर में भी था। हाँ, तो झारखंड के चुनाव में भी पप्पू यादव की बहुत सक्रिय भागीदारी रही, और बोलते अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, नाम तो है ही, तो उसका असर भी पड़ा। बिहार में तो खैर है ही। और पप्पू यादव कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे जितना कोई कह लीजिए। ये ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को कांग्रेस सीट नहीं दिला पाई, इस कारण वो अलग से फिर लड़ गए निर्दलीय। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस को छोड़ नहीं रहे हैं और कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहेगी। सवाल यह है कि कांग्रेस पिछले कई वर्षों से बिहार में जो आप कहिए कि टूटी हुई स्थिति, टूटी इन द सेंस की दिल से टूटी हुई स्थिति में है, उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए, जमीन तैयार करने के लिए कुछ अच्छे नेताओं की जरूरत पड़ेगी, कुछ जाने पहचाने चेहरों की जरूरत पड़ेगी, कुछ सक्षम चेहरों की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, ये ठीक है कि आरजेडी में जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद आदि का जो यादव वाला समीकरण है, इसके चलते पप्पू यादव से लोग थोड़ा, ये लोग हड़के रहते हैं। बिहार की भाषा में मैं कहूँ तो हड़के रहते हैं। तो उस हड़क में तो करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। और अगर रंजीत रंजन को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला या नहीं जीता पाए, तो एक सीट देने में तो कोई इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से वो निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से लोग देंगे भी, ऑफर भी करेंगे। सवाल ये है कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों में बने नहीं, सभी सीटों पे कांग्रेस भी लड़े, आरजेडी भी लड़े, तो दोनों स्थितियां भी बहुत क्या कहेंगे कि बहुत पर्दे के, कई पर्दों के पीछे हैं, एक पर्दे के पीछे नहीं, कई पर्दों के पीछे हैं। और जब ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या है, तब सही सही बातें कही जा सकती हैं। अदरवाइज तो अभी ऐसे चलते रहेगा, राजनीति में नूरा कुश्ती चलती रहती है। ये चलता तो रहेगा, लेकिन डॉक्टर संजय, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अल्लावरू का अप्रोच और क्या कहते हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह का अप्रोच, दोनों एक समान तो है नहीं। आप ये देख पा रहे हैं कि अल्लावरू की एंट्री का मतलब है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह का नेतृत्व आज ना कल चला जाएगा, क्योंकि अल्लावरू जिस टोन में बात करते हैं,
डॉक्टर अखिलेश सिंह उस तरह की बात तो करते नहीं है, वो बिल्कुल प्रो आरजेडी माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाराजगंज से उनके बेटे को टिकट दिया गया था, उसमें लालू प्रसाद की भूमिका बहुत थी। श्री कृष्ण भवन मेमोरियल हॉल से लालू प्रसाद ने खुद अनाउंस किया था कि डॉक्टर अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने में उनकी भूमिका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ से अल्लाह वरू, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव का पीठ थपथपाया जाना, क्या ये इंडिकेशन है कि अब हम आपके साथ रहेंगे भी तो अपने टर्म्स और कंडीशन पर? और क्या आप ये देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अखिलेश सिंह चुनाव से पहले हट सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कोई और बन सकता है? नहीं, इसकी पूरी संभावना है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी जरूर चना और चूड़ा खाने चले गए थे, लेकिन अल्लाह बरू जब से आए हैं तब से कभी लालू परिवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आज जो बयान भी है कि विजय शंकर दुबे थे उस मीटिंग में आलोक मेहता के, उनके बयान, तो अल्लाह बरू पर भरोसा करते हैं राहुल गांधी। और इसीलिए तो अलका लांबा को, कृष्णाला बरू को, इस तरह के लोगों को मैदान में उतारा गया है कि जरा आप बिहार में देखिए और देख करके बताइए कि बिहार की जमीनी हकीकत क्या है। ठीक है, आरजेडी कितनी मजबूत है, बहुत मजबूत है, बस उसी की बैसाखी पर बिहार चल सकता है। अभी कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं ना, कन्हैया कुमार ने कहा कि हम बाढ़ से लेकर के और विधानसभा तक की तैयारी कर रहे हैं। 243 विधानसभा पर हम तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि कन्हैया कुछ ऐसे ही अपने मन से बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं से उनको इशारा मिला होगा कि अच्छा, अगर लगेगा कि आरजेडी बहुत हमें अंडर एस्टिमेट करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, तो एक संभावना इस बार हम लोग बिहार में देखेंगे। हमारी सरकार तो बनेगी नहीं, हम लोग तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। और दो चीजों के बाद मैं बराबर कहता हूं, एक तो बिहार में लोकसभा का चुनाव, 9 सीटें मिली कांग्रेस को, 3 जीत गई। 24 पर आरजेडी लड़ी, 4 जीती। और दूसरा दिल्ली का चुनाव, वो गिड़गिड़ाते रही आपसे कि भाई हमारे हिस्से में भी कुछ सीट दे दीजिए, आपने इनको सीटें नहीं दी। और जब इनको 6 लाख वोट आ गया और जब आपको इन्होंने किनारे कर दिया, तो एक साइड इफेक्ट दिल्ली का भी है इनके कॉन्फिडेंस के ऊपर कि अच्छा, तो हम नहीं तो आप भी नहीं। तो देखना है कि ये जो अल्लाह बरू कर रहे हैं, ये जो कन्हैया कर रहे हैं, पप्पू यादव कर रहे हैं, अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके जो प्रभारी हैं वो तो बदल चुके हैं, 2-3 प्रभारी बदल गए। और जो मेरी जानकारी है कि अखिलेश सिंह के बारे में भी बहुत अच्छा फीडबैक राहुल गांधी के पास नहीं है। थोड़ी नाराजगी भी जब वो सदाकत आश्रम में आए थे तो उन्होंने व्यक्त की थी, कहा था कि हम तो बिहार में आपको संगठन खड़ा करने के लिए भेजे थे, आप तो कुछ और काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो अपुष्ट सूत्रों से ही लगा कि अखिलेश सिंह ही सब कुछ तय कर देंगे। और जो लालू कहते हैं कि हमने ही राज्यसभा में भेजा, हमारे ही पार्टी से निकले थे, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अखिलेश सिंह जो चाहेंगे वही होगा, या ये रहेंगे ही चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष, इसकी संभावना से भी इनकार किया जा सकता है। और जो पप्पू यादव की कहानी बताई कि कैसे उनको सदाकत आश्रम से लेके, मौर्या होटल से लेके, बीपीएससी जहां अभ्यर्थियों से राहुल गांधी जी मिलने गए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल, हर जगह उनको दूर रखा गया राहुल गांधी से। तो ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, शीर्षस्थ नेताओं को, कि जिनको पता है। मैं तो एक और चीज आपको बता दूंगा, आप ही के शब्द है कि भाई पिछली बार कांग्रेस को क्या था, 70 सीटें में 45 सीटें तो वो दे दी गई थी जिस पर 4 बार से महागठबंधन नहीं जीता था। इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम वैसी सीट लेकर के क्या करेंगे, ये सीट रखिए आप अपने जिम्मे, हमें भी वो सीट दीजिए जो हम जीत सकते हैं, और आप भी अपने जिम्मे वो सीट रखिए जो आप जीत सकते हैं। आरजेडी कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी, नहीं करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अल्लाह बरू जमीन पर उतर गए, वो सदाकत आश्रम में नहीं है, वो बिहार की जमीन पर है और घूम रहे हैं और राहुल गांधी को फीडबैक दे रहे हैं। देखते हैं उनके फीडबैक का कितना प्रभाव होता है।
नहीं, राहुल गांधी को फीडबैक दे रहे हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक सवाल जो करना चाहूंगा वो ये है प्रियदर्शी रंजन, कि कांग्रेस के जो मुखर नेता हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लालू प्रसाद के साथ जाने के पक्षधर नहीं है। शकील अहमद खान भी बहुत पक्षधर नहीं है। अगर आप अल्लावरू की बात करें वो भी बहुत पक्षधर नहीं है। अजीत शर्मा भी बहुत पक्षधर नहीं है। जितने पुराने नेता हैं, मदन मोहन झा को भी लगता है कि कांग्रेस का एक अपना इंडिपेंडेंट रुख होना चाहिए, भले ही वो बहुत मुखर नहीं है। ऐसे और भी कई नेता हैं, आपने अनिल शर्मा का नाम लिया, रामजतन सिन्हा का नाम लिया, तो ऐसे कई सारे लोग हैं। चाहे मुस्लिम लीडर हो, तारिक अनवर भी कह चुके हैं कि पार्टी को अगर अकेले लड़ना है तो एक अलग रणनीति पर काम करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े कि आखिरकार पार्टी चाहती क्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी के भीतर जो बिहार में बड़े नेता हैं वो तो एक अलग राह लेना चाहते हैं, और डॉक्टर अखिलेश सिंह मुझे लगता है गिने चुने 1 2 3 नेताओं में होंगे जो प्रो आरजेडी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से जो ये नेताओं की फौज है, कन्हैया, पप्पू यादव, शकील अहमद खान, अल्लाह वरू, इन सब की संख्या बढ़ गई है, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ठीक है, मन माफिक सीट मिला तो ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस के दिमाग में आ चुका है कि अलग चलना है, अलग चलने के लिए तैयार रहना है, तभी अपर कास्ट मेरे साथ आएगा, मुस्लिम तो आ चुका है, और भी जो हमारे कोर वोटर्स रहे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? दोनों चीजें हैं, दो चीजें चल रही हैं साथ साथ में, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस का जो पुराने नेता और नए नेताओं के बीच में मतभेद है। जो अखिलेश सिंह चूंकि कांग्रेस में बाहर से आए हैं, और जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उन लोगों की धारा, दोनों धाराएं अलग अलग अभी बह रही है। जिसमें सबसे बड़ा नाम जो हिडन है, जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है, वो नाम है तारिक अनवर का। तारिक अनवर अभी अभी कांग्रेस में कुछ दिनों पहले वापस आए हैं एनसीपी से। हालांकि वे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे हैं, और बिहार में एक जमाने में जब कांग्रेस की चलती हुआ करती थी, उस समय कांग्रेस की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार भी हुआ करते थे। लेकिन जो कन्हैया की बात हो रही है, जो पप्पू यादव की बात हो रही है, वही बात तारिक अनवर की भी है। तारिक अनवर का दर्द है कि उन्हें बिहार का नेतृत्व संभालने का मौका नहीं मिल रहा है, या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे उनके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। उनकी हिस्सेदारी, तारिक अनवर चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, हमारी बातों को रखा जाए। क्योंकि देखिए, तारिक अनवर को जिस भरोसे के साथ कांग्रेस लाई थी, दो चीजें कही जा रही थी कि या तो उनको राष्ट्रीय राजनीति कराया जाएगा, नहीं तो बिहार में उनको प्रदेश नेतृत्व सौंपा जाएगा, या प्रदेश उनके हिसाब से बिहार प्रदेश उनके हिसाब से चलेगा। इसके बावजूद बहुत दिन हो गए, तारिक अनवर राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा नहीं कर रहे हैं, कोई वैसा नाम बनकर के नहीं उभरे हैं, तो उनको ले देकर के उम्मीदें बिहार से है। और यहाँ बहुत बड़ा रोड़ा उनके लिए अखिलेश सिंह है। और अभी पहले से भी जो अखिलेश सिंह के जो पुराने विरोधी नेता रहे थे, वे सारे गोलबंद हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं, और उनका नेतृत्व तारिक अनवर जैसे लोग कर रहे हैं। कन्हैया जो है, कन्हैया राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका बिहार में उस तरीके से पकड़ नहीं है। बिहार मतलब बिहार कांग्रेस संगठन पर उनकी उस तरीके से पकड़ नहीं है जिस तरीके की पकड़ तारिक अनवर की है, या शकील साहब का आपने नाम लिया, उन लोगों का है, मदन मोहन झा जी का है। ये लोग आपस में मिले हैं कि अखिलेश सिंह का कटसाइज किया जाए, बहुत हो गया। अखिलेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे तब भी ये नाम भारी विरोध में थे। इन लोगों ने दिल्ली तक कहा था कि नहीं बनना चाहिए अखिलेश सिंह का, लेकिन अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के लिए मिला जुला परफॉर्मेंस किया, इसीलिए वे बचे हुए रहे, बने हुए रहे। अब चूंकि मामला आ रहा है कि अब तमाम लोग चाहते हैं कि थोड़ा अखिलेश सिंह को, चूंकि उनके बेटा अगर महाराजगंज से चुनाव जीत जाते तो शायद ऐसी बातें नहीं आती। एक आरोप उन पर यह भी है कि बेटा को उन्होंने चुनाव लड़ाया और वे बार बार उनका बेटा चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो रहा है, तो ये प्रेशर वहां से भी क्रिएट हो रहा है अखिलेश सिंह पर। तो आरजेडी तो बहाना है, कांग्रेस का आपसी चल रहा है ना रंजिश कांग्रेस के भीतर, उसको लेकर के ये तमाम खेल हो रहा है कि किसी तरीके से अखिलेश सिंह को कांग्रेस के नेता, प्रदेश स्तर के नेता ये कन्विंस करने में कामयाब है कि आज अखिलेश सिंह की वजह से हम बिहार में उस तरीके से करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, या हम में स्ट्रेंथ है लेकिन अखिलेश सिंह जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे हम ये करिश्मा नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएगी कांग्रेस पता नहीं, इस तरीके का भरोसा कई बार कांग्रेस उठा चुकी है लेकिन उसको बहुत बिहार में नतीजा नहीं मिला। कई प्रदेश अध्यक्ष जो सफल रहे या मिला जुला प्रदर्शन करते रहे, उनको कांग्रेस
ने बदला भी इन्हीं इसी तरीके के नेताओं के भरोसे में आकर के, लेकिन परिणाम कांग्रेस के उम्मीदों के उलट ही रहा है। तो इस तरीके से मामला चल रहा है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस इतने मजबूर हो चुके हैं कि एक दूसरे से अलग ही हो जाएंगे? मुझे लगता है कि जब तक जिस तरीके से कांग्रेस में अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी तरीके से जब तक आरजेडी में चलती है लालू यादव की, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सिरमौर नहीं बनते हैं, कुछ न कुछ अगर लालू यादव की बात सुनी जाती है, तब तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन चलता रहेगा। वो इसलिए कि 2009 का एक मैं कोट लालू यादव का कोट याद कराना चाहूंगा। 2009 में लालू यादव ने कहा था, लोकसभा चुनाव जब वे कांग्रेस से अलग हट करके लड़े थे और 4 सीटें आई थी महज बिहार में, तब उन्होंने कहा था कि मेरी गलती रही कि मैंने कांग्रेस से नहीं, अलग ठीक जाकर है, के चुनाव ये लड़ा। ये लालू यादव ने कहा था, तो क्या लालू उस समय कहे थे? सवाल ये उठता है श्याम किशोर चौबे जी, जिस तरीके से झारखंड में बी टीम है, उसी तरीके से बिहार में भी क्या कांग्रेस बी टीम बनी रहेगी, या कांग्रेस अब देख पा रही है कि हम लालू प्रसाद के साथ लंबे दिन तक चले तो हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें एक अलग स्टैंड लेना पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है अपर कास्ट का भी एक बड़ा तबका है कई बार बिहार में, जिसको लगता है कि बीजेपी में भी उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं। वैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए गिरिराज सिंह भी मंत्री हैं, ललन सिंह भी मंत्री हैं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको देख करके कहा जाए, नितिन नवीन मंत्री हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरह की बात होती है। सवाल ये उठता है कि अगर बी टीम बनी रही और जिस तरीके से इन दिनों जातीय जनगणना पर ज्यादा जोर कांग्रेस दे रही है, और कांग्रेस की राजनीति जिस तरीके से जातीय जनगणना, ये माइनॉरिटीज, उस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति तो लालू प्रसाद के ही साथ सूट करेगी। अपर कास्ट उनकी बात सुन करके जो कुछ वोट देता भी होगा, वो अब क्यों वोट देगा? जिस तरीके से ये जातीय जनगणना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक में ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं कितने ओबीसी हैं, इस तरह की बात राहुल करने लगे। देखिए, आपने झारखंड का जिक्र किया, तो झारखंड में जब चुनाव होना था तो ठीक इसी तरह का सीन झारखंड में भी हुआ था। उस समय भी एक टाइम लगा था कि चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उस समय के प्रदेश प्रभारी हों, एक बार की लगा कि नहीं ये लोग अलग अलग लड़ेंगे। उसके बाद तुरंत फिर ये लोग बदल भी गए। तो ये तो है, सीटों के लिए है, और बिहार में अलग होके लड़ने के लिए चाहिए ना कुछ भाई। वहां ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा स्टेट है, वहां 244-45 सीटें हैं, और आपने 5 वर्ष में क्या किया? 5 वर्ष में अपना संगठन खड़ा कर पाए हैं क्या? अगर संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, तो जो बातें आ रही हैं, जहां से आपने शुरुआत की थी, याद करिए कि मनपसंद सीटें, और जैसा कि डॉक्टर संजय ने बताया कि 70 सीटें मिली थी, उसमें 45 पर तो लगातार हारते रहे थे महागठबंधन वाले, कि उनको ये नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल मुझको नहीं लगता है, दोनों का अपना है और दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि पिछली बार वाली 70 सीटें, या मान लीजिए 60 हो, तो उसमें से इंक्लूडिंग दैट वेरी मच 45 लेके ये लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ बदलाव आएगा। और जब स्थितियां, हाँ ये ठीक है कि जिन लोगों को अभी कांग्रेस बिहार में प्ले करा रही है, तो अगर स्थितियां एकदम बिगड़ गई तो शायद कुछ अलग से करे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तब तो फिर होगा कि ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, दोनों मैदान में ढेर रहेंगे, और उसके बाद ठीक है, एनडीए की चांदी रहेगी। ठीक है। डॉक्टर संजय, आप हमें सुन रहे होंगे। मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे करने जा रहा हूं। क्या आपको लगता है जो आलोक मेहता के घर में जो मीटिंग हुई होगी, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात हुई है? क्योंकि कल तक अजीत शर्मा कह रहे थे मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ तय नहीं हुआ है, आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी ही उम्मीदवार हैं। इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई होगी। वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेंगे, तो सीट शेयरिंग जैसी बात आज नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस पर जरूर बात हुई होगी कि महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी होंगे, और अगर अजीत शर्मा ने कोई बयान दे दिया है तो इस बयान के कोई बहुत मतलब नहीं है। और शायद कांग्रेस के लोग भी जब उस बैठक में गए होंगे तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके फरमान के बाद ही वो शामिल हुए होंगे। तो सीट पर अभी कोई बात नहीं बन पाई होगी। और इतनी बात तय है, जो ट्यूनिंग है कांग्रेस और लालू प्रसाद जी, उस ट्यूनिंग में ठीक है, अल्लाह बरू हैं, थोड़ा राहुल गांधी अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, और जो लोगों को टास्क दिया गया है केंद्रीय नेताओं को, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद जी को पता है कि कांग्रेस को हमें कैसे मनानी है, कैसे समझानी है। सीटों को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है, और देखते हैं 70 सीट कांग्रेस को मिल पाती है। ठीक है, कन्हैया चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव अध्यक्ष बन सकते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। पप्पू यादव अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए नहीं बनेंगे कि लालू उनको पसंद नहीं करते, और बिहार में कांग्रेस लालू को नाराज करके पप्पू यादव को अध्यक्ष बना देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, कन्हैया चुनाव लड़ सकते हैं। कन्हैया के चुनाव लड़ने में कहाँ दिक्कत है भाई, कोई सीट पर उनको टास्क दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि 62 से लेकर के 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो चुनाव ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना। कन्हैया चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, और सीटों को लेकर के लालू यादव भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कांग्रेस भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा झुकेगी। लेकिन अभी सीटों पर कोई बात नहीं हुई है, बात अभी यहीं पर आकर के हो गई है। वामदल, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के कहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो बहरहाल बहुत कुछ महागठबंधन में भी होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में भी बहुत सारे रीअलाइनमेंट संभव हैं, लेकिन ये कब तक होगा, कैसे होगा, पर सवाल गंभीर है कि ऐसी बड़ी टीम कांग्रेस ने बिहार में खड़ी कर दी है जो प्रो लालू नहीं है, जिसमें अल्लाह वरू का भी नाम है, कन्हैया का भी नाम है, तारिक अनवर का भी नाम है। ऐसे कई नेता कांग्रेस के हैं जो लालू के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के पक्षधर नहीं है। फिलहाल जो कुछ भी होता है हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में श्याम किशोर चौबे जी, प्रियदर्शी रंजन जी, डॉक्टर संजय कुमार शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।